नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौजूद हैं वाराणसी से सटे चंदौली जनपद में और चंदौली के पड़ाव क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। पड़ाव क्षेत्र के बारे में बता दें, ये बहुत ही प्रतिष्ठित है, काशी से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ भगवान अवधूत राम बाबा का आश्रम भी है, कई आश्रम है यहाँ पे। बाबा कीनाराम का मठ भी है चंदौली जनपद में। और शिक्षा के क्षेत्र में चंदौली जनपद बहुत ही अग्रणी है इस समय। कई बेहतर इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, स्कूल हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के शिक्षण संस्थाओं की, जिनमें कि सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में शुमार है एम्बिशन स्कूल। और एम्बिशन स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू दुबे मैम हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या खास है एम्बिशन स्कूल में और क्या यहाँ पे अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पे क्या बेहतर एजुकेशन सिस्टम है। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार बनारस एंड चंदौली डिस्ट्रिक्ट। मैम, हम बात करेंगे कि जैसे चंदौली में अभी कुछ साल पहले तक बेहतर स्कूल वगैरह नहीं होते तो यहाँ के छोटे बच्चे या बड़े बच्चे बनारस जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे स्कूल खुले हैं जिसमें एक एम्बिशन स्कूल भी है। तो क्या खास है मैम, इसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ समय पहले के हालात का अगर हम लोग जायज़ा लें तो ये एरिया जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए ही ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब धीरे धीरे ये एजुकेशन का हब भी बनने जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कल आप ही कहेंगे कि वाराणसी की तरह चंदौली डिस्ट्रिक्ट भी एजुकेशन का हब है और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। और हम तो बहुत ही डिफरेंट पेडागॉजी, मेथडोलॉजी और एक आइडियोलॉजी के साथ में इस क्षेत्र में आए हैं। हालांकि शिक्षा में हम नए नहीं हैं, आप जानते ही होंगे एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक यूपी में नंबर 1 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस है, जिसके बच्चे कई सालों से लगातार टॉपर्स रहे हैं, यूपी टॉपर्स रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ में उनका रिक्रूटमेंट हुआ है और अच्छा वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम नए नहीं हैं, अग्रणी हैं और सेम आइडियोलॉजी के साथ में एक डिफरेंट पेडागॉजी के साथ में हम स्कूल एजुकेशन में भी आए हैं और एम्बिशन स्कूल के नाम से ये स्कूल इस्टेब्लिश्ड है। मैम, मैं देख रहा हूँ कि आपके इस एम्बिशन स्कूल में बहुत ज़्यादा बेहतर सिस्टम दिखा मुझको, जैसे कि चाहे लैब हो या कंप्यूटर लैब हो या फिर साफ़ सफाई की बात हो, क्लासरूम की बात हो। तो इसमें क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है जिससे कि चिल्ड्रन का या छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का ज़्यादा विकास हो सके? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले वो जगह जहाँ बच्चे को एजुकेशन लेनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा आने के लिए लालायित हो, प्रेरित हो, कि हर सुबह पेरेंट्स को स्ट्रगल ना करना पड़े कि भाई उठो जाओ तुम्हें स्कूल जाना है, बल्कि बच्चा खुद ये उठ करके कहे कि मुझे आज स्कूल जाना है तो मुझे अपने टाइम से रहना है। तो वो जो स्थल है जहाँ उसको शिक्षा ग्रहण करनी है वो उसके लिए बहुत मनभावन होना चाहिए। मेरा एक अगर शब्दों में मैं कहूँ तो हमने उस चीज़ को व्यवस्थित करने की यहाँ अपने इंस्टीट्यूशन में कोशिश की है कि बच्चे को अच्छा लगे, प्लस जो हमें उनको देना है, क्योंकि हमें लाइफ के लिए तैयार करना है, तो हम अपनी शिक्षा उस तरह की दें कि वो बच्चा इक्विप्ड हो, वेल इक्विप्ड हो। तो उस पर 1-to-1 जो बच्चे का इंडिविजुअल अटेंशन है वो तो हमारा है ही, साथ ही वी आर विद द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पेडागॉजी और मेथडोलॉजी में तो हम डिफरेंट हैं ही, जैसे मैंने बताया 1-to-1 के साथ में बच्चे का इट इज़ चाइल्ड सेंट्रिक, कि बच्चा कहाँ खड़ा है हम बच्चे तक पहुँचे वाली पेडागॉजी और मेथडोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक मैम होता है कि जो बड़े ब्रांड के स्कूल हैं, तो हालांकि आपका भी बड़ा ब्रांड है, तो उसमें जैसे कि बच्चे या उनके पेरेंट्स में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, तमाम सिस्टम होते हैं, अलग नियम भी होते हैं। तो क्या आप लोग इसको मेंटेन करने के लिए इसको समझते हैं कि पेरेंट्स को प्रेशर ना हो, बच्चों को प्रेशर ना हो, खुल के पढ़ सकें बिना टेंशन के? नहीं, बिल्कुल है। और हालांकि आप नहीं बोलेंगे, रियली वी आर अ ब्रांड, वी आर मेकिंग आवर ब्रांड, है ना। और वो हमारा ब्रांड बिल्कुल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन फ्रेंडली है। अभी जैसे कि कोविड की स्थिति थी तो फिर हम लोगों ने बहुत सारा फाइनेंशियल ग्रांट्स भी अपने पेरेंट्स को दिया, सो दैट दी उनकी अनइंटरप्टेड एजुकेशन जो है वो चलनी चाहिए। दूसरा, जो चीज़ें हमने यहाँ व्यवस्थित की हैं और जो हमारी जो सोच है या हमारा जो शिक्षा देने का जो तरीका है वो ऐसा ही है कि बच्चे के ऊपर भी प्रेशर ना हो और पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर ना हो। तो हम तो इसी सोच और मेथडोलॉजी के साथ में
अपने जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसा बना रहे हैं। मैम एक होता है स्कूलों में देखा जाता है कि एक एक क्लास में 75 80 बच्चे होते हैं, तो इसको आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? क्लास का जो एक सीमित बच्चों की संख्या होनी चाहिए जिससे उस सभी बच्चों पे फोकस रह सके टीचर्स का, उनसे 1-to-1 बात हो सके, तो इसको कैसे आप लोग मेंटेन करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, वी आर द मोस्ट चाइल्ड सेंट्रिक और 1-to-1 जो अटेंशन है बच्चों के लिए उस मेथडोलॉजी पे हम लोग वर्क करते हैं। तो येस, वी मेंटेन दैट रेशियो, अ वेरी आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो। वी डोंट हैव मोर देन 20 स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन इन वन क्लास, सो वी ट्राई टू मेंटेन इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे की नीड और बच्चे की चीज़ें अगर टीचर समझ पाएंगी तभी उसके अनुसार वो अपने तरीके और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे, ताकि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो टीचर का हर एक बच्चे को जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो को मेंटेन करें। दैट वी डू हियर, वी आर डिटर्मिन्ड ऑन दैट। मैम जैसे देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं, पहली दफ़ा स्कूल जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे का केयर वहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो आप लोग उन छोटे बच्चों को जिनको अभी सब कुछ सीखना है, तो कैसे उनके लिए क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अगर हम केजीज़ की बात करें तो शायद बच्चे का ये पहला अवसर होता है जब वो अपने माँ बाप से दूर इतने समय के लिए कहीं पर रह रहा है। पेरेंट्स के साथ तो कहीं घूमने फिरने जाना वो एक अलग बात होती है, पर पेरेंट्स को छोड़ कर के अनजान लोगों के साथ में शुरू में, बाद में तो वही उनकी फैमिली है, तो ये बड़ा एक क्रूशियल मोमेंट होता है, द फर्स्ट टाइम डिपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो हमारे टीचर्स बहुत वेल ट्रेंड हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में भी उनको अच्छी जानकारी है, ताकि वो जो कमी है उसको वो कॉम्पनसेट कर सकें। प्लस जैसे मैंने कहा कि जो बच्चा शिक्षा लेने के लिए जहाँ जा रहा है, वो जगह उसको मन से भानी चाहिए, उसके प्रति डर नहीं आना चाहिए, उसमें जाने को वो लालायित रहना चाहिए। तो मेरे को तो पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हमें तो बच्चे को उठाना ही नहीं पड़ता, वो खुद पहले से पहले रेडी रहते। जैसे अभी वी हैड वन स्प्रे पूल एक्टिविटी, सो आई रिसीव द पेरेंट्स द कॉल फ्रॉम द पेरेंट्स, और उन्होंने ये मुझे बताया कि उन्हें उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बच्चे खुद से अपना सब रेडी करके बैठे थे कि ये सामान है जो उनको एक्टिविटी के लिए लेकर जाना है, और ये सॉन्ग्स हैं जो उनको करने हैं। तो ऐसी जगह एक बार वो स्कूल आए, एक बार वो जगह उनको पसंद आए, और फिर जो हमें उनको लाइफ में तैयार करने के लिए जो चीज़ें देनी है, जिसकी उनको वाकई में आवश्यकता होनी है, वो हम उनको दे देंगे। पहले उनका आना वो ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको अगर आप चलें, हाँ बिल्कुल, आपको दिखाऊं। हम चलते हैं क्लासरूम में। अच्छा, ये रिसेप्शन एरिया है स्कूल का, काफ़ी शानदार, काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे है। मैम आइए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, ये स्कूल के स्टाफ हैं सब लोग? हाँ, ये लेट मी इंट्रोड्यूस मिस पूनम, शी इज़ द काउंसलर। सो पहला इंटरेक्शन जो है पेरेंट्स जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उन्हीं से होता है, एंड शी इज़ द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो इट्स अ वेरी गुड कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी लेट द पेरेंट्स नो कि किस तरह की पेडागॉजी हम लोग अपने इस एम्बिशन स्कूल में मेंटेन करने जा रहे हैं। तो यहीं से शुरू होती है, यहीं से हम पेरेंट्स को काउंसल करते हैं। मैम बच्चों पे, आप छोटे बच्चे होते हैं तो उन पे कैसे नज़र रखती हैं, उनको कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि स्कूल में मन नहीं लगता होगा? तो बेसिकली सर, जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिससे वो इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि एडमिशन लेना इज़ माई जॉब। आई एम टेकिंग द एडमिशन एंड मेरे साथ दे हैव अ बॉन्डिंग। आफ्टर टेकिंग एडमिशन दे गो टू द रेस्पेक्टिव क्लासेस, एंड द क्लास टीचर्स जो होते हैं वो अपनी पूरा डेडिकेशन के साथ दे आर वर्किंग with the teacher, with the students, and they are taking care of the child. So they are who is, after mother, they are the one who is handling the child. एंड ऑफकोर्स उनके साथ जो बच्चे आते हैं दे हैव अ स्पेशल कनेक्शन विथ मी, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पर्सन जिससे वो इंटरैक्ट करते हैं। तो वो अगर कोई होता है, अगर वो दिखते हैं तो दे इंटरैक्ट विथ मी वेरी नाइसली। और पेरेंट्स को जो होता है एक ट्रस्ट, दे हैव अ ट्रस्ट, क्योंकि आई एम हेयर टू डील विद देम, कि मैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेती हूँ कि आप ये कीजिए, वी आर हेयर टू डू एवरीथिंग फॉर यू। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स इंटरैक्ट करते हैं मुझसे, तो फिर मैं उनसे इंटरैक्ट करती हूँ। फिर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स जो बच्चों को रोज़ हैंडल करती हैं वो उनको देखती हैं। मैम जब छोटे बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको सबसे पहले, जो पहली बार आते हैं तो उनको माँ की याद आती है, पापा की याद आती है, घर वालों की याद आती है, कैसे मैनेज करती हैं इसमें? नहीं, that's why I said ना कि our teachers are you know दे नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, दे नो
what the children they are lacking here once they Mhm. this is the inside the activity. So उनको पता है बच्चों की जो क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, कैसे उनको हैंडल करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहली बार है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं, तो वो एज मदर दे गिव द लव एंड अफेक्शन, बट येस एज गाइड एंड मेंटोर दे टीच देम द लाइफ स्किल्स एज वेल। तो लेकिन पहले ज़रूरी है कि वो बच्चा स्कूल से और टीचर से, वातावरण से प्यार करना शुरू करे। तो हमारी पहली जो कोशिश होती है वो उनको अपनापन देने की ही होती है। ये मैम क्लासेस हैं छोटे बच्चों की, क्लास 2 मैं देख रहा हूँ, ये क्लास 2 है, ये क्लास 1 है, तो इसमें मतलब एक क्लास में कितने बच्चे रखती हैं आप? वी हैव 1 to 20 स्टूडेंट्स का रेशियो, 1 टीचर to 20 स्टूडेंट्स। जैसे कि ये स्टार चाइल्ड बोर्ड है हमारा, तो बिकॉज वी बिलीव इन 360 डिग्री डेवलपमेंट, सो इन डिफरेंट क्राइटेरिया द चिल्ड्रन दे आर एडजस्ट, बिकॉज वी गिव दैम दिस ट्रेनिंग टू बिकम अ स्टार फॉर लाइफ, है ना। तो उनको पता है ये चीज़ें और वो सीखते हैं इन चीज़ों को, और फिर उसके हिसाब से उनका जो है इस तरह से एडजस्टमेंट करके देन वी डिस्प्ले हियर ऑन द बोर्ड। हम चाहेंगे आप क्लासरूम में छोटे बच्चों को इंटरेक्ट करें। हाँ, ये बिल्कुल चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और इससे पहले अच्छा, ये हाँ, दिस इज़ प्ले ग्रुप के yeah, this is our activity room for the KG kids. And hello Shivai, how are you? I'm fine. Okay, what are you enjoying here? Yes. Okay, you didn't ride the bike? You did not ride the bike today? That is your favorite, na? Yes. Okay, please have a ride on this. बाइक चलाओ बेटा, बाइक। चला नहीं हूँ। और sir, अब दोबारा चलो। Yes, it is his favorite scooter. So you see, this is his first day here, and now he is missing his parent obviously, but then the associate staff is also trained in that way. तो वो उसको बिल्कुल अपने मम्मी जैसा ही ट्रीटमेंट देता है। अभी तो फर्स्ट है। Yes, you enjoying Shivaj? Okay, so this is the most loved area of the children. Whether it is class 1, 2, 3, even the grown-up kids, they like to be here and enjoy the activities. So we have the educational activities as well as recreational activities, which helps them to learn the social, interpersonal skills and उनका gross motor development करने के लिए भी जो चीज़ें आवश्यक। अच्छा मैम, जब प्ले ग्रुप में बच्चे आते हैं तो उनको केवल अभी आप मन लगाने के लिए ही खेलते हैं या थोड़ा बहुत सिखाती भी? जैसे कि मैंने बोला, जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मुझे पता है कि मेरे बेटे को 2 रोटी के बराबर इंग्रेडिएंट्स जाने चाहिए, और बेटा बोलेगा कि नहीं मेरे को तो एक ही रोटी खानी है। तो अभी मम्मी क्या करेगी कि मम्मी 2 रोटी के आटे की लोई को एक बनाकर एक दे देगी, बच्चा भी खुश और मदर भी खुश। तो वी जस्ट बिलीव एंड एडॉप्ट कुछ इसी तरह की पेडागॉजी को, कि बच्चे को लाइफ में स्टैंड करने के लिए जो हमें चाहिए हम वो चीज़ें भी दें, और प्लस बच्चे के मन से दें, ताकि बच्चा उसको इन्जॉय करे। स्टडीज़ या सीखना, क्योंकि हम सीखने पे विशेष बल देते हैं, और हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें सीखना, जो लर्निंग है उसमें बहुत फोकस है, और उसके लिए बहुत सारा कुछ पेडागॉजीज़ और ये सब चीज़ें उसमें डिफाइंड हैं। हम शुरू से ही फॉलो कर रहे थे और अब हम और उसको मुस्तैदी के साथ में करते हैं। तो सीखने पे हम लोग विशेष बल देते हैं, और बच्चा सीखता वही है जिसमें उसका मन रचे, है ना। तो हम लोग इस तरह की ही कोशिश करते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट आए उसको करने। मैम ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। दिस इज़ द क्रिएटिविटी कॉर्नर, और बच्चों के लिए ही बना है और बच्चों ने ही बनाया है। मीन्स कि द आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर टू डेवलप द एस्थेटिक स्किल्स अमंग्स द स्टूडेंट। तो उन्होंने बच्चों ने मिलके और टीचर ने मिलके इसको बनाया है टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो येस, इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, दे लव टू बी हियर, बट देन सबसे ज़्यादा खुशी की बात उनको ये लगती है कि उनकी बनाई हुई चीज़ में कोई आ रहा है और उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो दैट्स द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर द चिल्ड्रन। सो दिस इज़ द क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स एंड आवर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को खेलने से लेके उनको आर्ट की और उनको साइंस की भी आपने पूरी व्यवस्था की? देखिए, हम साइंस और आर्ट्स को, संगीत को अलग कर ही नहीं सकते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो कोशिश है कि इन सब वैसे भी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ का बहुत महत्व है,
शुरू से ही महत्व है और अब तो हमें और भी ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो येस, वी इंड्यूस आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल इन आवर करिकुलम। मैम, ये आपका जो म्यूजिक का क्लासरूम है, यहाँ पे जो म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रही है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है हम लोगों को। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके पीछे क्या मतलब लॉजिक है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को तबला सिखाना या फिर ड्रम बजाना? जैसे आपने भी शायद पढ़ा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और अगर उन सॉफ्टवेयर्स को हमने समय रहते नर्चर नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, तो धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनके, जिसमें उन्हें हमें हर तरह की चीज़ों से उनको एक्सपोजर उनको देना चाहिए, फिर जिसमें उसका इंटरेस्ट हो आगे उसमें फिर वो महारत हासिल करे। तो यह बड़ी सही समय है, सही एज है कि शुरू से ही हम इनको दें। तो ये हमारा फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट जो है वो म्यूज़िक रूम है। दिस इज़ फॉर परकशन। सो मिस्टर संजय, ही टीचेस एंड सी। क्या नाम है बेटा आपका? परी। अच्छा, ये बजा के सर इसको क्या बोलते हैं? कॉन्गो। कैसा लगता है इसको कॉन्गो बजा के? अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये जैसे छोटे बच्चों को ये सिखाने से इनके अंदर क्या मतलब क्या मानते हैं, कैसा डेवलपमेंट होता है? सर, इनको पसंद आता है और इनको पसंद आता है तो मुझे सिखाने में भी अच्छा लगता है। तो इसका असर, जैसे ये कुछ देर बजाया कॉन्गो, तो पढ़ाई लिखाई में इनको ज़्यादा अच्छे से मन लगेगा? ये एनर्जी देता है, म्यूज़िक एनर्जी चीज़ है, क्योंकि ये बजाने के बाद इनका माइंड फ्रेश रहता है और तुरंत जाकर ये फिर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे छोटे बजा लेते हैं अच्छे सिखाने। बेटा थोड़ा सा बजाओ। बहुत अच्छा परी, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम, यहाँ पे तो काफी बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? यशमित। यशमित। तो ड्रम बजा लेते हो? अच्छा, हाँ बजा के थोड़ा दिखाओ। ठीक है सर। बहुत शानदार। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स। अच्छा, फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हो, एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? यस। तो ये आपने देखा एम्बिशन स्कूल का ये म्यूजिक रूम है। यहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये अपना कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार लेके बैठा हुआ है, कोई ड्रम बजा रहा है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे म्यूजिक टीचर हैं, इन बच्चों को सिखाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल महाराज है। भाई, कैसा सीखते हैं, आपको क्या लगता है बच्चे अच्छा सीखते हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर? देखिए, जन्म से ही बच्चों के अंदर, हर इंसान के अंदर रिदम और स्वर होता है। जो हम बोलते हैं वो हमारा स्वर है, और जो हमारी नाड़ी है, जो हमारा दिल का धड़कन है, वो हमारा लय है। तो सभी के अंदर एक स्वर और लय का तालमेल होता है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो कि बच्चों के माइंड को फ्रेश करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और जो कि पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू सर। तो ये सर ने बताया कि जो संगीत होता है, अगर ये संगीत से बच्चे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनका ध्यान केंद्रित होगा और ये अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि संगीत से जुड़ने से, बजाने से कंसंट्रेशन होता है। तो मैम, बहुत ही अच्छा आपका म्यूजिक रूम लगा हम लोगों को। मैम, म्यूजिक के अलावा और क्या क्या बच्चों को आप सिखाती हैं? सिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अभी जैसे हमने वोकल और परकशन का देखा, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर समथिंग, एंड दिस इज़ आवर डांस रूम। क्योंकि संगीत में नृत्य का भी अपना एक अलग है, और इससे बच्चे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बाकी दूसरी चीज़ों में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो अच्छा, ये बच्चे डांस, यहाँ पे डांस क्लासेस लगी हुई है? क्लास चल रहा है उनका। और अगर आप ये देखें तो उनको हमें अपनी संस्कृति, जो हमारा हेरिटेज है, उनसे अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम उनको बताते भी हैं कि हमारी क्या भी अलग अलग स्टेट के कौन से डांस हैं? क्यों डांस है, क्लासिकल से लेकर के फोक तक सब उनको जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। तो उसका प्रयास हमारा उसमें ही। हाँ, कि भारत में अलग अलग राज्यों में कौन से नृत्य होते हैं, क्या ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो जैसे है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये वननेस की फीलिंग भी जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चे एक साथ देखिए कितना अच्छे से सीख रहे हैं मैम, एक साथ
इससे क्या डांस का क्या असर पड़ता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम अपने इंडियन क्लासिकल या चाहे फोक हो उसकी अगर बात करें तो उसमें मुद्राओं का, पोस्चर का बड़ा महत्व होता है ना। तो इससे उनका फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना तो इन्हेंस होता ही है, साथ में उनका हैंड, आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन भी होता है कि दिमाग में जो चल रहा है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें, ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है तो उसका असर उनके एकेडमिक्स पर भी आता है और अपना जो उनका दिनचर्या या लाइफ स्किल्स जो हैं उसको भी इन्हेंस करने में बहुत अच्छा, डांस कहीं ना कहीं योग और शारीरिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी संतुलन को भी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। एम्बिशन स्कूल के हैंड्स ऑन पार्क में यहाँ पे प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं। मैम, यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है? जैसे कि एज़ पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अगर उसको भी आप अलग रखें, अगर हम बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया पे बात करें तो उनके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़रूरी है कि वट एवर दे डू देमसेल्व्स, दे टच, दे दैट लास्ट फॉर एवर, है ना, वो हमेशा उनके साथ में रहता है। तो उनके करिकुलम में स्पोर्ट्स को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जैसे आप पीछे देख सकते हैं स्प्रे पूल है, और ये है लर्निंग पार्क। तो यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। मैम, हमें एक एक करके आप दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। Yes, so I hand over this to Mr. Jayant. He'll just explain little bit more that all these equipments. सर, हमें आप अगर बताएंगे एक एक की यहाँ पे क्या चीज़ें लगाई गई हैं और बच्चों को इसका क्या सीखते हैं? दिस इज़ द पार्क। ये एक पार्क है। इस पार्क में हम लोगों ने 3 चीज़ को इनकलकेट किया है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, मैथमेटिकल भी है और साइंस भी है। जैसे सर सामने अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे सर वेव फ्रंट है। ये ह्यूजिन की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। सर आइजैक न्यूटन ने फोटोन थ्योरी दिया था। हम सब जानते हैं लाइट की फोटोन थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी। उसके बाद ह्यूजिन आए, ह्यूजिन ने वेव थ्योरी रखा। ये वेव फ्रंट को होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप कभी दशहरे या दिवाली में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि राम ने तीर चलाया, तीर वहाँ चला गया और रावण को लग गया। लेकिन क्या एक्चुअली लाइट मूव करता है? नहीं मूव करता, वो अपने जगह पर रहता है। वो वेव्स मूव करते हैं। ये उसी चीज़ को बताता है जो ह्यूजिन की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि वेव जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे ये ट्रांसवर्स वेव्स है। अगर सर आप इसे घुमाएंगे, देखेंगे, अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे सर कि कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ये देखिए अपने ही जगह पर है, ये अपने ही जगह पर है। लेकिन जब आप इसे घुमाएंगे और दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये वेव थ्योरी यही है जिसे ह्यूजिन ने डिस्कवर किया था, वो इसको एक्सप्लेन किए थे। बच्चे प्रैक्टिकल के तौर पे जानते हैं। प्रैक्टिकल के तौर पे, क्योंकि जब आप उसे बताएंगे ये चीज़ ना तो वो समझेंगे नहीं क्लासरूम में सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं सही। कि पार्टिकल एक्चुअली मूवमेंट नहीं करता है। ट्रांसफर स्पेस में क्या होता है कि वेव पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। सर, ये तो बहुत बढ़िया है। और क्या ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पे बच्चों को साइंस सिखाते हैं? सर जैसे देखिए हमारे पास ये रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस को एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस जैसे ह्यूजिन की डिस्कवरी थी। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी पार्टिकल का वाइब्रेशन शुरू करेंगे तो वो अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है और ये फ्रीक्वेंसी अपने बगल वाले फ्रीक्वेंसी को दे देता है, जिससे आप इस पर गोंग बजाएंगे, ये अपने आप वाइब्रेशन शुरू करेगा, ये भी बजने लगेगा। ये इस चीज़ को शो करता है कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र हो जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है इसे। सिमिलरली सर अगर आप आएंगे तो ये यहाँ पर ही है, जैसे अगर हम क्लासरूम में उन्हें बताएं कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र होती है तो बच्चे इतने आसानी से उसको ग्रैस्प कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब यहाँ करके देखेंगे और वाकई में वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पर, तो वो कभी दिमाग इसको भूलेंगे नहीं। तो यही हमारा उद्देश्य है। मतलब साइंस की जो थ्योरी है उनको आप प्रैक्टिकल के तौर पे बच्चों को सिखाते हैं। ये किस क्लास तक के बच्चों को आप प्रैक्टिकल कराते हैं? ये एक्चुअली 8 तक के बच्चों को हम लेके जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली 9th के बच्चों के लिए है, जहाँ रेजोनेंस आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो 8 तक के लिए है। जैसे सामने सर अगर आप देखें, हाँ। वो पाइथागोरस है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बच्चों में सॉफ्टवेयर लेकर के ही बच्चे पैदा होते हैं एक तरीके से ब्रेन में, तो हम ये अपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो हम उनको केजी से ही शुरू करते हैं कि वही राइट टाइम है कि उनके अंदर हर चीज़ का टेस्ट आना चाहिए। उसके बाद जो उन्हें अच्छा लगे वो उसको अपना फेवरेट फूड बनाएं। ये क्या लगा हुआ है? सर ये म्यूज़िकल है, ये म्यूज़िकल गिटार है। इसमें सर ये जो जैसे विंड चाइम नहीं होता है कि एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो दूसरे को डिस्टर्ब करता है,
तो ये वही चीज़ है सर इसमें। जब आप इसको वाइब्रेट कराएंगे तो ये अपने आप एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, अभी इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा है तो ये एक दूसरे से डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। जैसे दरवाजे के सामने आपने विंडशाइम देखा होगा, ये वही चीज़ को सर शो करता है। वो आपका डीएनए मॉडल है। ये डीएनए जैसे हमारे बॉडी का डीएनए स्ट्रक्चर जो जिससे हमारा क्रोमोसोम और सेल्स हमारे बनते हैं, तो ये हमारा डीएनए का मॉडल है। ये न्यूटन्स कलर डिस्क है जो सामने आप देख रहे होंगे, ये न्यूटन कलर डिस्क बनाया गया है। इसको display tells about the principle also, the description also, और इसका वर्किंग एंड प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे। जनरली क्या होता है कि क्लासरूम में हमें कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये चीज़ है और बड़े बड़े उन लोगों को आइडियाज़ उसके लिए देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लाइफ में हम उसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें उनको यहाँ से भी पता चलती हैं कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एक्चुअली क्या है। सर आप जैसे कि डीएनए के बारे में बता दिए कि डीएनए क्या होता है, बॉडी में डीएनए क्या होता है, और इसके माध्यम से आप क्या बताते हैं कि डीएनए का कार्य स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसके। हाँ, जैसे ये स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, 24 स्ट्रैंड्स होते हैं, हम सब जानते हैं। तो वो स्ट्रैंड्स आपको देखने में कैसा लगेगा, किस तरह से आएगा, तो वो इस चीज़ को सर एक्सप्लेन करता है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसका। ये सर Children, they are here for recess or मतलब for any activity. So when they are roaming around, then also they can stand and they read and their mind start thinking over it. So this is the purpose actually, experiential learning देने के लिए। Yes. सर ये न्यूटन कलर डिस्क है सर। अपने आप में न्यूटन ने एक बहुत बड़ी खोज की थी कि वाइट लाइट इज़ नॉट जस्ट अ वाइट लाइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट लाइट्स। तो 7 अलग अलग कलर्स मिलके जब वो घूमते हैं तो वो वाइट लाइट डेवलप करते हैं, जिसे हम वेबग्योर भी कहते हैं, डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो फ्रानहोफर ने किया था। मतलब ये आप जैसे थियरी में तो है कि 7 लाइट उसमें मिली हुई है, मिश्रण है। हम जब भी बच्चों को बताते हैं ना कि जैसे वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, कि 7 अलग अलग रंग मिलाओगे तो शायद वो उसे उतना न समझ पाएगा, लेकिन अब जब 7 कलर्स उसे देखेंगे और ऐसे घुमा के दिखाएंगे, देखिए ये वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाती है। हाँ, यही एक्चुअल है। अगर आप लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे ना, तब भी सर वो डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट दिख जाता है कि लाइट वाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी, और उन 7 कलर्स को दोबारा आप कंबाइन करेंगे तो वो वाइट हो जाएगा। सर आप टीचर हैं, वरिष्ठ टीचर हैं, तो क्या आप मानते हैं कि साइंस में प्रैक्टिकल जरूरी है बच्चों को? क्योंकि वो अगर किताब में केवल थियरी ही पढ़ेंगे तो उनको उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो जब थ्योरी में सुनते हैं ना कोई बात, जैसे आप जब किसी चीज़ को करते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहती है, और अगर आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो 80% तो सर आप 24 घंटे में भूल जाएंगे, और बाकी फिर आगे जाते जाते आपके दिमाग से वो निकल जाएगा, फिर आपको याद भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ इतना ही जानेंगे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा था। लेकिन अगर आपने इसे प्रैक्टिकली करके देखा तो आपको याद रहेगा। जैसे अगर आपने अपना बर्थडे मनाया तो आपको याद रहेगा मैं क्या शर्ट पहना था और कौन सा केक काटा था, लेकिन नॉर्मल डे में अगर हम आपसे पूछें कि आप क्या खाना खाए थे तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है सर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहा जाता है। ये सर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये मैथ्स का कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई भी बॉल को यहाँ से करेंगे, कंसेप्ट ये है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है उसके डायरेक्ट्रिक्स से पास होता है। तो अगर आप कोई भी बॉल यहाँ पर रोल करेंगे तो वो इस रिफ्लेक्टर में यानी यहाँ से गुजरेगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स से गुजरेगा, जिसे ओरिजिन कहा जाता है, यहाँ से गुजरेगा। ये इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए है। एक पैराबोला से सर एक बड़ी कमाल की चीज़ है, एक पैराबोला से कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने उसे डायरेक्ट्रिक्स दे दिया यानी कोई एक एंगल पे दे दिया तो वो उसको पास होगा। देखिए सर वो सामने हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो उसी पर ही बेस्ड है कि पैराबोला से कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं पास हो रहा है, वो हमेशा उसका डायरेक्ट्रिक्स ही पास होगा। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है सर, स्ट्रेट लाइन नहीं पास होगा। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए सीधा ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसका डायरेक्ट्रिक्स देंगे तो तुरंत इसमें से गुजर जाएगा। देखिए सर सामने हम आपको अभी प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखा रहे हैं जो चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे थे। गणित के सिद्धांत हैं जी, दिस ऑल एक्सप्लेन्स। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पे सर सी दिस इज द स्ट्रेट लाइन, नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वंस यू अलाउ इट टू पास इट विल नॉट पास, बट इफ आई कन्वर्ट इट इनटू अ डायरेक्ट्रिक्स now it will pass. Same thing, you have not changed the stick, neither you have changed anything, only thing is that it was a straight line first, now it's a directrix and directrix passes through it. So if we tell them in words कि this happens, so they will not remember for long time, but then if you are doing it themselves, so as sir said
कि if you celebrate your birthday 20 years back and you remember कि on that birthday what shirt you had worn and what kind of cake you had and what who were the guests there. So this is the same thing. So experiential learning very important. सर आप तो वरिष्ठ टीचर हैं, तो क्या मानते हैं प्रैक्टिकल पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और क्लासरूम थियरी में? प्रैक्टिकल पे सर, प्रैक्टिकल पे हम लोग अभी क्या होता है कि टीचिंग कंसेप्ट जो है वो ज़्यादातर सर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से शिफ्ट हो गया है एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि आप उसे करके दिखाएंगे तभी, जब वो करेगा बच्चा खुद करेगा तो वो जान जाएगा कि ओके दिस आर द थिंग्स दैट विल हैपन एंड दिस आर द थिंग दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है ना, हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम फिज़िक्स पढ़ते हैं लेकिन हम फ्यूज़ बनाना नहीं जानते। अगर लाइट की फ्यूज़ चली जाएगी तो मिस्त्री को बुलाते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकली वो करके दिखाएं और सिखा दें तो वो खुद से बनाने लगेगा, खुद से करने लगेगा। तो पढ़ाने का कंसेप्ट यही होना चाहिए कि दैट लर्निंग हैज़ टू गो ऑन एंड इट हैज़ टू बी अप्लाइड इन योर लाइफ। जो सिद्धांत हम बुक में पढ़ते हैं वो होता कैसे है, वो प्रैक्टिकल आप दिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती एक्चुअल में। दैट नॉर्मल जो कंसेप्ट है ये आप इसे प्रैक्टिकली करके देखें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया स्कूल टाइम में, स्कूल अभी चल रहा है तो बहुत बहुत आपका स्कूल बहुत शानदार है मैम। तो आप कुछ बोलना चाहें पेरेंट्स के लिए तो? जैसे कि नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब ये सोचा कि आप एम्बिशन स्कूल में आए और जो हमारे बनारस और चंदौली और आसपास के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं वहाँ के पेरेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से पता चले कि इस तरह की एक डिफरेंट सोच और डिफरेंट पेडागोजी और मेथोडोलॉजी के साथ में एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल उपलब्ध है। जब होता है ना कि पेरेंट्स जब सोचते हैं कि मेरे बच्चे को हम कहाँ एडमिशन कराएं तो उनकी बड़ा प्रश्न होता है कि कहाँ लेकर के जाएं। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर तो मैंने देने की कोशिश की और आपका जो चैनल है उत्तम सवेरा और चंदन जी, आपने जो सोचा कि हम आएँ और मिलें तो उसके माध्यम से काफ़ी हेल्प होगी बनारस में और चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये जानने के लिए कि जब वो अपने बच्चे के लिए स्कूल चुनने चलें तो उस श्रेणी में शायद ऊपर एक एम्बिशन स्कूल का नाम हो। तो थैंक यू चंदन जी फॉर योर इनिशिएटिव फॉर कमिंग टू आवर स्कूल और लोगों को हमारी जो बेस्ट चीज़ें हैं, बहुत सारा तो हम नहीं दिखा पाए और आप करना मुश्किल है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं जो समय समय पे आपके माध्यम से और डिफरेंट माध्यमों से हम वाराणसी और चंदौली के लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे हिसाब से जो इस पड़ाव और मुगलसराय या इस क्षेत्र के जो लोग बनारस जाते थे अब वो उनका शायद इतना अच्छा स्कूल है कि वो बनारस तो नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बनारस के लोग यहाँ आएँ और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से रूबरू हों उसके लिए। और जैसे पेरेंट्स के लिए मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स, योर चाइल्ड हैज़ ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड एजुकेशन और हियर एट एम्बिशन वी प्रॉमिस टू प्रोवाइड दैट फॉर योर चाइल्ड। So that is our mission and that is our goal to provide quality, good education to the child that helps them to sustain for life. थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थी हमारे साथ एम्बिशन स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू दुबे मैम, जिन्होंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्लासरूम और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग स्टाफ, साइंस एक्टिविटी, हैंड ऑन पार्क, तमाम चीज़ों को हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे छोटे बच्चे क्लास 1 के बच्चों, LKG UKG के बच्चों और 11-12 के बच्चों को किस तरह से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, पड़ाव, चंदौली से। धन्यवाद।